इस कहानी की शुरुआत में अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है सन 2154 का। ये वो वक्त है जब धरती पर इंसानों ने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसीलिए ऊर्जा के नए रिसोर्स के लिए इंसान एक दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, जिस ग्रह का नाम है पेंडोरा। स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी की नींद खुलती है, जिसका नाम जैक सली है। जैक कहता है कि पिछले 6 सालों से जब से हम धरती से चले हैं, तब से हम सब के सब इन स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं। जैक बताता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था। पर इस सफर पर आने से पहले ही एक चोर ने चंद पैसों के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम था, इसीलिए उसकी जगह मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। क्योंकि मेरे भाई के ऊपर कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया था। मैं तो एक सैनिक था जिसने जंग में अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये पेंडोरा ग्रह पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं। साथ ही यहाँ पर चारों तरफ लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर ये सब सैनिक थे, पर यहाँ पर ये पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ का वातावरण इंसान के अनुकूल नहीं है, यानी कि इंसान इस वातावरण में सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ की सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड हैं। वो बताते हैं कि ये जगह नर्क से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर वो चीज जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। कर्नल की बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो इस ग्रह से और इस ग्रह के जीवों से सख्त नफरत करते हैं। अब जैक साइंस लैब में जाता है, जहां इन्हें बहुत बड़े बड़े क्लोन्स दिखाए जाते हैं। दरअसल ये इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के क्लोन्स हैं, जिन्हें इंसानों के और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। यानी कि ये दिखते तो बिल्कुल इस ग्रह के लोगों की तरह है, जिन्हें नावी कहा जाता है, पर इनके अंदर इंसानों का भी डीएनए है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन्स को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है, जो अब जैक का क्लोन है। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है, इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से भी होती है, जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। दरअसल उसे जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की जरूरत थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से नाराज होकर वो पार्कर के पास जाती है। पार्कर इस पूरे प्रोग्राम का हेड है। वो पार्कर को कहते हैं कि मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक की जरूरत है। पार्कर उसे कहता है कि हम लकी थे कि उसके भाई से उसका डीएनए मैच करता था, और अब मैं जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते दिन ब दिन उनसे बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्रेस कहती है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। पार्कर उसे वो पत्थर दिखाता है जिसे अनऑप्टेनियम कहा जाता है, जो इस ग्रह की जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। पार्कर कहता है कि हम इस ग्रह पर इस बेशकीमती पत्थर की वजह से है, जो हमारी दुनिया में 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा, तुम्हारे साइंस का खर्चा सब इसी पत्थर से आता है, इसीलिए जो भी हमारे बीच में आएगा हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद जेक को दिखाया जाता है, जो एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है। दरअसल एक मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है, पर उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। यानी कि उसका इंसानी शरीर तो सो जाता है, पर उसका वो शरीर जो उसके डीएनए से और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से बना है, जिसे अवतार कहा जाता है, वो जाग जाता है। और जब जैक का अवतार जागता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि इस अवतार में उसके पैर बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर्स के मना करने पर भी खड़ा हो जाता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो पूरी तेजी से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है, क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है, उसकी जिंदगी में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आती है। वो जैक से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। अब रात हो जाती है और इन सब अवतार को, जितने भी क्लोन्स होते हैं, इन सब को सुला दिया जाता है। और जैसे ये सोते हैं, जैक अपने इंसानी जिस्म में उड़ जाता है। यानी कि जब अवतार सोता है तो इंसानी जिस्म उड़ता है, और जब इंसानी जिस्म सोता है तो अवतार उड़ जाता है। अब अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया, तुम काफी बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हो। मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मुझे इस साइंस के प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जहां पर इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहां पर उनका गांव है, वहां पर बहुत सारा अनऑप्टेनियम है। मैं चाहता हूं कि तुम उनके बीच जाओ, उनमें शामिल हो जाओ, उनसे दोस्ती करो, और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने के लिए कहना, ताकि उस जगह से हम सारा अनऑप्टेनियम निकाल लें। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे
टांगे हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा, तुम्हारी असली टांगे। जैक कहता है कि मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। अब अगले दिन जैक, ग्रेस, नॉम और उसके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस ग्रह के लोग और बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। ग्रेस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है, तभी जैक उनसे अलग इस जंगल को देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। जैसे वो उसे टच करने की कोशिश करता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो एक के बाद एक सभी पौधों को टच करने की कोशिश करता है, जिस वजह से सभी पौधे बंद हो जाते हैं और उनके पीछे होता है खतरनाक जानवर। अब ग्रेस भी वहां पर आ जाती है। ग्रेस उससे कहती है कि तुम हिलना मत, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैक भाप जाता है कि वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा है। जैक भी पूरी बहादुरी से उसकी तरफ भागता ताकि वो डर जाए, और होता भी ऐसे है। वो खतरनाक जानवर डर कर रुक जाता है, लेकिन वो जैक से नहीं डरा होता, बल्कि उसके पीछे उससे भी एक खतरनाक जानवर आ गया होता है, जो इस प्लेनेट पर सबसे खतरनाक है। ग्रेस उससे कहती है कि जितनी तेज भाग सकते हो भागो, और अब जैक भागना शुरू करता है। वो जानवर भी लगातार उसका पीछा करता है, पर तभी उसके सामने झरना आ जाता है, जिससे जैक कूद जाता है। इस तरह से जैक अपनी जान तो बचा लेता है, पर वो अपने साथियों से अलग हो चुका है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा है, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी हमें पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम निटीरी है, जो इसी ग्रह की है। वो जैक को देख लेती है और अब वो उसे अपने तीर से मारने वाली होती है कि तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सी चीज आकर बैठ जाती है, जिस वजह से वो जैक को नहीं मारती। जैक को भटकते भटकते रात हो जाती है। चारों तरफ से खतरनाक जानवरों की आवाज आ रही होती है। जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है, पर तभी उस पर इस ग्रह के जंगली कुत्ते, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, एक साथ हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश भी करता है, पर वो इतने सारों को मार नहीं सकता। इससे पहले कि वो जंगली कुत्ते जैक को मारते, यहाँ पर वही लड़की जिसका नाम निटीरी है, जो जैक को तीर मारने वाली थी, वो आ जाती है और वो सभी जंगली कुत्तों को मार कर भगा देती है। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन जैक भी उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। निटीरी कहती है कि आसमानी लोग सीख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और तभी जैक के ऊपर उसी तरह के फूल जो निटीरी के तीर के ऊपर आकर बैठे थे, पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं। ये देखकर निटीरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। जैक उससे पूछता है कि सब क्या है। वो बताती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है, पर तभी यहाँ पर उसी के कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं, जो जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। निटीरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी मॉम एक स्पिरिचुअल गुरु होती है, जो जैक का खून टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से शिकार करते हो मैं ये भी सीखना चाहता हूँ। और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ पर सो जाता है और अगले पल वो अपने कैंप में, जहाँ पर उसका इंसानी शरीर है, वो उठ जाता है। जैक को जिंदा देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि सभी को अभी तक यही लग रहा होता है कि जैक के अवतार वाले शरीर को मार दिया गया होगा। जैक बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ और वो मुझे सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। पीटर जैक से कहता है कि जहाँ पर उनका गांव बसा है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला है और वहां पर अनऑब्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उन्हें वहां से हटने के लिए कहना होगा, क्योंकि मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जैक कहता है कि अगर उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया तो क्या। कर्नल कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। और अब जैक रोज उनके गांव में जाना शुरू कर देता है, जहां निटीरी उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है कि जंगलों में कैसे जाया जाता है, पेड़ों पर कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक भी उनके तौर तरीके पूरी शिद्दत से सीख रहा होता है और बहुत जल्दी वो उनकी लगभग सभी कलाओं को, उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से सीख जाता है। और एक दिन निटीरी जैक से कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल ये इस कबीले का एक रिवाज है, जहां पर हर एक इंसान को ट्रेनिंग करवाई जाती है और जब वो सभी कलाओं में परफेक्ट हो जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है, यानी एक तरह का योद्धा। निटीरी कहती है लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं जिनके ऊपर बैठकर यहाँ के लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पक्षी चुन सकता है, जिसके लिए एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और अब जैक इसी कबीले के बाकी लोगों के साथ, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जो अपना इकरान चुनने के लिए जा रहे हैं, जैक भी उनमें शामिल हो जाता है। ये एक बहुत लंबा सफर होता है।
है जहाँ पे आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। ये सब के सब उस रास्ते से उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं। निटिरी भी अपने इकरान के ऊपर बैठकर इस जगह तक पहुंच जाती है। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। जैक निटिरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। निटिरी कहती है कि वो तुम पर हमला करेगा और इसके बाद जैक वहां पर इकरान चुनने के लिए जाता है। एक इकरान उस पर हमला करता है। जैक बड़ी मुश्किल से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसके बाद वो उसकी सवारी करता है। शुरू में जैक को बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन जल्दी वो सीख जाता है कि इकरान को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसके बाद जैक और निटिरी अपने अपने इकरान पर आसमान की